अब हम लोग वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट कर चुके थे। इसके पहले आपने स्केलर प्रोडक्ट देखा था, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट इसीलिए सीखा था क्योंकि जो वर्क है स्केलर क्वांटिटी है और वर्क दो चीज़ों के प्रोडक्ट है। 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? 9th क्लास में भी हम वर्क के बारे में पढ़ के आए हैं, पर यहाँ पर हमने पढ़ा था केवल छोटी सी डेफिनेशन की वर्क केवल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता था। अब उस समय आपका दायरा फिक्स था, आपको क्या है कि उसका लिमिट फिक्स था कि इससे ज़्यादा आपको बात नहीं करनी है। मतलब 9th क्लास में हम ऐसा मानते थे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो टेबल पे आप खींच रहे हो तो ऐसा खींच रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट फोर्स अगर इधर लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा? इस जगह तक कुछ आ जाएगा। मतलब जिधर आप फोर्स लगा रहे हो आपका बॉडी भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है। वो जनरली ऐसा तो होता ही है, परंतु हमने ये कंसिडर, हालांकि 9th क्लास में आपको टाइप्स ऑफ वर्क बता दिया गया था कि ये टाइप के होते हैं, पर वहाँ कॉस थीटा वगैरह एनसीईआरटी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ठीक है। अब क्या फोर्स आपका हमेशा सीधा ही लगेगा क्या? जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसा है और फोर्स भी ऐसा है, तो अभी तो इसमें एंगल कितना आ रहा है? 0। एंगल किस किस के बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब आप क्या आपकी बॉडी को ऐसा नहीं खींच सकते हो क्या आड़ा? ठीक है ना। तब अगर आप ऐसा फोर्स लगाओगे तब क्या होगा? तो इसीलिए जो फोर्स की एक्चुअल डेफिनेशन बनती है, फोर्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या बनती है? फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F.S। एफ यहाँ पर वर्क की जो एक्चुअल डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर F कौन है? फोर्स है, और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को S से बताते हैं, इसीलिए हमने भी S से बता दिया, नहीं तो कुछ जगह D भी लिखते हैं तो D भी लिख सकते हो। अच्छा, अब आपको डॉट प्रोडक्ट, इसके पहले क्लास में हम बात कर चुके थे कि डॉट प्रोडक्ट A डॉट B का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा मॉड ऑफ F मॉड ऑफ S cos थीटा। ये फॉर्मूला अब आपको क्लियर हो गया, क्योंकि मॉड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मतलब F आपको वेक्टर फॉर्म में देगा और S आपको वेक्टर फॉर्म में देगा, उनका डॉट प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो, या तो वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और थीटा कितना है वो पुट कर लो, मैग्नीट्यूड दिया है तो दोनों का मैग्नीट्यूड पुट कर लो, और थीटा कितना है वो देख लो, तो भी आपका W का आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने दिया फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 5 मीटर, और जो थीटा दिया था कितना दिया था? 30 डिग्री, ठीक है। मतलब ये भी मैग्नीट्यूड दिया है, ये भी मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन वगैरह नहीं दी, और थीटा कितना दे रखा है आपको? 30 डिग्री। तो आप सीधे सीधे क्या कर दोगे? इसके अंदर अपनी वैल्यू पुट कर दोगे। फोर्स कितना हो गया? 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 इंटू cos 30 की वैल्यू 1/2, तो ये कट जाएगा, तो √3/2, यस √3/2, 2 से ये कटेगा तो कितना होगा? 5 25 √3, और यूनिट क्या आ जाएगा? जूल आ जाएगा, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो फिर डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं देखेंगे। एक और क्वेश्चन इसका ऐसा आ सकता है, कैसा? F का वैल्यू दे रखा है आपको कितना? 2i + 3j + 4k, और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको 4i + 2j + 3k। ऐसा कुछ मैंने मन से बना लिया, और आपसे पूछा कि फाइंड आउट दी वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है आपको पता है? F वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो फटाक से दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लिया, डॉट प्रोडक्ट करा तो i का i से मल्टीप्लाई, j का j से मल्टीप्लाई, और k का k से मल्टीप्लाई। तो 4 2 8, i नहीं लिखेंगे, 3 2 6 और 4 3 12, क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें i j k का रोल नहीं होता है, और आंसर आ रहा है आपका 26 जूल, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले आपने देखे, उस फॉर्मूले के आधार पर ये दो छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए हैं। तो बेसिक क्वेश्चन तो ऐसे बन सकते हैं। बाकी फिर क्या करेगा? फोर्स पूछ लेगा, वर्क दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, तो आपको वो निकालना है। मतलब दो में से कोई सी भी एक चीज़, तीन में से कोई सी भी एक चीज़ को हटा देगा और दो पूछ लेगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। इससे एंगल भी आ सकता था, है ना। यही वैल्यू को इक्वल टू में रखो, इसका मॉड निकालो, इसका एस निकालो, और cos थीटा भी निकल जाएगा इसका कितना है। ऐसे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं पहले। जो पूरा डॉट प्रोडक्ट था वो सिंबल बस केवल F और S आ गया यहाँ पर, A और B की जगह, सब कुछ वही है। यूनिट होता है इसका, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, और थीटा cos थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, तो इसका आंसर हो गया न्यूटन इंटू मीटर, और इसको हम जूल भी बोलते हैं, तो याद रख लेना, ठीक है। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। जनरली यही वर्क डन इज, हम एनर्जी में भी वर्क डन की बात करेंगे हम, तो एनर्जी
जो वर्क डन होता है इट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी की यूनिट भी जूल होगी, आगे हम देखेंगे। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml/t-2, ये डेरिवेशन आपको खुद से कर लेना है, कैसे करते हैं इसको आ जाएगा, ठीक है। W इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखें तो Fs cos थीटा होता है। अब अगर मैं इसको थोड़ा और प्रिसाइज करूँ कि अब हमारा बॉडी पे फोर्स कैसा लगा है, तिरछा, कैसा लगा है, तिरछा फोर्स लगा है, तिरछा फोर्स लगा है। तो इस तरफ जब भी आपके तिरछे फोर्स ऐसे होते हैं तो आपको तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ज़्यादा जानकारी है, तो अब आप इन सब चीज़ों को क्या कर लोगे, रिजॉल्व कर लोगे, इसको रिजॉल्व कर सकते हो। अब इसको रिजॉल्व करोगे तो देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, इसका छोटा सा फ्री बॉडी डायग्राम मैं इसको यहाँ पे इसको हटा के बताता हूँ क्या बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम। ये बॉडी है आपका मास m, इस पे एक फोर्स लग रहा है F, mg वगैरह मत लगाओ, हालांकि mg लगाओगे तो चल जाएगा, पर अभी आप इसके रिस्पेक्ट में बात करो। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है कितना s, नीचे mg तो लगेगा, और ये थीटा है आपका, ठीक है। अभी केवल अपन फोर्स की बात, वर्क डन निकालने की बात कर रहे हैं, इसीलिए mg तुमको लिखना है तो लिख लो। चलो ये लगा दिया मैंने, तुमको सोच रहे हो कि सर mg क्यों नहीं, पर इधर फोर्स लग रहा है और s इधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो आपका थीटा ये कंपोनेंट कितना आएगा, F cos थीटा, और इधर पे ये कंपोनेंट कितना आएगा, F sin थीटा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। और जब आपने इसका डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया वर्क डन का, तो आपको क्या फॉर्मूला मिला, Fs cos थीटा, मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर था, इधर था, डिस्प्लेसमेंट किधर था, इधर था। तो इसमें ये वाली चीज़ तो आई नहीं पिक्चर में, फॉर्मूले में, केवल कौन सी वाली चीज़ आई, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट था उसी तरफ फोर्स लगा। F cos थीटा भी एक फोर्स है, हम फोर्स ही है, फोर्स का बस कंपोनेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, S इंटू F cos थीटा, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है तो F cos थीटा भी किधर है, इधर है। आई बात समझ में, मतलब नहीं, इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अपन ने जो फोर्स की है ना उसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये जो फोर्स आपने, जिस फोर्स से आपने किसी बॉडी को खींचा है उसका वर्क डन कितना है आपको वो निकालना है, ठीक है। तो फोर्स तो उधर गया, इसका लेना देना ही नहीं, अपन इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला है कि इसको मत लिखो, नहीं तो तुम उसको इक्वेट वगैरह करना और ये चालू कर दोगे, ठीक है। तो अभी वो हमारा प्रश्न नहीं है, हमारा प्रश्न केवल इतना ही था कि इसका F cos थीटा कंपोनेंट आएगा और वो किसकी डायरेक्शन में आएगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, क्या, F cos थीटा इंटू एस फॉर्मूला बन गया है, F cos थीटा इंटू एस। तो इसको मैं क्या करूँगा, फोर्स, इसको मैं क्या लिखूंगा, फोर्स, कौन सा फोर्स, जो कि ये जो S है इसी के डायरेक्शन में चल रहा है, ये फोर्स पूरा। तो क्या डेफिनेशन हो गई, फोर्स इज गिवन एज, मतलब वर्क इज गिवन एज फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जितना फोर्स लगा है वो लेना है। अब ये तो बीच में लगा था, आप सीधी सी बात है यार, किसी भी चीज को तिरछा खींचोगे, तिरछा खींचोगे तो या सीधा खींचोगे, बॉडी किस में ज्यादा जाएगी, सीधे में, बॉडी किस में, सीधे में, क्योंकि आप पैरेलल फोर्स लगा रहे हो। एंगल कितना है, cos थीटा कितना है, 0, cos 0 1, मतलब वहां पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा ही होगा अल्टीमेटली। परंतु जब तिरछा फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मान लो 30 डिग्री से फोर्स लगाया आपने, तो बॉडी कितनी खसकेगी, कम खसकेगी, बॉडी खसके भी कम, अगर कम खसकेगी तो उसका वर्क भी कितना आएगा, कम आएगा। आ रही बात समझ में। तो इसीलिए cos थीटा के अकॉर्डिंग चलता है ये, अगर आप ऐसे खींचते हो तो बॉडी ज़्यादा खसकती, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है ना, नहीं एंगल वगैरह जो भी है यहाँ तो cos के मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग आएंगे, मतलब अल्टीमेटली फोर्स के साथ एक और मल्टीपल फैक्टर है, वो कौन है, cos थीटा। ये क्या है, cos थीटा। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनटू फोर्स। इसको अगर मैं ऐसा लिखूं, S cos थीटा इंटू F, सारी बात समझ में, मतलब ये फिजिक्स है, फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे आता है ना तो वो कैसे भी फॉर्मूले को बता देता है। अच्छा तुमने ये पढ़ा है ना, तो इसको अपन जरूरत पड़ने पर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनटू फोर्स, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, अब इसको ऐसा कर लो कि इसका उल्टा कंपोनेंट ले लेते तो क्या आ जाता,
एस कॉस थीटा, अगर एक्सिस बदल देते तो फोर्स उधर और एस कॉस थीटा उधर। नहीं समझे? अभी तो एक्सिस कैसी करी अपन ने, ऐसी रखी है। अब ये एक्सिस को ही मैं आड़ा कर लेता तो नहीं समझे? आदित्य आ गया। तो ये दोनों चीज़ें हम इस तरीके से यूँ बोल सकते हैं। हालांकि तुमको फॉर्मूला समझ में आ गया ना, बस दैट्स इट। अब यहाँ पर जो वर्क है वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। तो अच्छा ये समझ गए आप सीधा। यहाँ पर जो थीटा एंगल है, एक चीज़ और ध्यान रखना, थीटा एंगल किस किस के बीच में बन रहा है? आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है और बॉडी किधर जा रही है। चलो अब अपन टाइप्स ऑफ वर्क की बात करते हैं, इन सबको हटा देते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क क्या क्या होंगे हमारे, ये जो नीचे आपको हेडिंग दी रखी है टाइप्स ऑफ वर्क। फिजिक्स में 3 टाइप के फोर्स बता रखे हैं। फिजिक्स में 3 टाइप के फोर्स बता रखे हैं। एक्चुअली टाइप वाइप तो कुछ भी नहीं होता है, सब कॉस थीटा डिसाइड करता है, मतलब सब थीटा डिसाइड करता है। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है आपका? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। जैसे मैं पूछूं कि एक बॉडी यहाँ पर रखी हुई है 10 किलोग्राम की, और आप इस बॉडी को क्या है इधर फोर्स लगा रहे हो कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का। ठीक है, अच्छा ये आपको दिख रहा है कि फोर्स भी इधर लग रहा है और बॉडी किधर जा रही है? इधर जा रही है। मतलब थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। ठीक है, दोनों के बीच में थीटा कितना है? एक के ऊपर एक आ गया, कितना? 0 डिग्री। आ रही बात समझ में? तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। बॉडी खसक भी उधर रही है और फोर्स भी उधर लग रहा है, दोनों एक के ऊपर एक है, इसका मतलब थीटा कितना? 0। तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। फोर्स की वैल्यू रखी कितनी? 10। डिस्प्लेसमेंट कितना रखा? 10। ठीक है, अब ये मास सॉरी ये 10 और डिस्प्लेस हो गया, इसको मान लो कितने से डिस्प्लेस हो गया? 10 मीटर से। ठीक है, तो एफ कॉस 0 कितना? 1। तो वर्क डन कितना आ गया? इसमें मास का यूज़ नहीं आ रहा है कुछ भी अभी, 100 जूल। आया बात समझ में? अब इसी चीज़ को मैंने 10 न्यूटन का मास को, 10 ही न्यूटन के मास को ऐसा खींचा, 10 न्यूटन के मास को मतलब 10 किलोग्राम के मास को ऐसा खींचा, मतलब जो भी मास था। इस बार ये एंगल लगाया कितना? 30 डिग्री। कितना लगाया? अब वर्क डन निकालो कितना होगा? 10 इंटू कॉस 30, ऐसा ही होगा। तो 100 इंटू √3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 50√3। आ रही बात समझ में? √3 कितना होता है? 1.71। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 100 से कम आएगा, 100 से कम आएगा। नहीं समझे? मतलब आपको मेहनत किस में ज़्यादा करनी पड़ेगी सेम दूरी पर खसकाने के लिए? नहीं, इसमें आप सीधा खींचोगे तो जल्दी 100 जूल भी फोर्स लगाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? मतलब इसमें एनर्जी आपको, यहाँ भी जूल आएगा ना? हाँ, एनर्जी कम है। मतलब अगर आप इधर से देखते हो 30 डिग्री से किसी को खींचोगे तो आपको कम वजन लगाना पड़ता है, आप देखते हो आपकी एनर्जी कम जाती है। पर आप सीधे खींचते हो तो आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है। ठीक है, तो वर्क डन आपको ज़्यादा करना पड़ता है। इतना तो समझ में आता है ना? तो फॉर्मूला सब बोलता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब तुम एंगल जितना बढ़ाओगे, एंगल जितना बढ़ाओगे उतना ही आंसर कम हो जाएगा। मान लो तुमने 60 डिग्री से खींचा, इसको कितने से खींचा? थोड़ा 60 डिग्री से। सेम 10 न्यूटन अपन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कंपेयर हो जाए, नहीं तो तुम वैल्यू बदल लोगे तो फिर कंपेयर नहीं कर पाओगे। 60 डिग्री से खींचोगे तो कितना आएगा? वर्क डन इज इक्वल टू 10 इंटू कितना? कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है? 10 इंटू 1/2, तो ये 5, तो 50 जूल आ गया। ये वैल्यू भी मल्टीप्लाई कर लोगे तो लगभग कितना? 85.5 जूल आ रहा है ना? मतलब आपको सब में अपन ने 10 न्यूटन तक ही कसका है, सब ने अपन ने 10 न्यूटन तक ही कसका है। तो ऐसा बोल सकते हैं अपन कि इसमें एनर्जी कितनी हुई? 50 जूल। आप इसमें एनर्जी कितनी लगाई आपने? 50, क्योंकि 60 डिग्री से किसी चीज़ को खींचना है तो आप खींच लोगे, एनर्जी कम लगाओगे अगर 10 मीटर तक करना है तो। क्लियर है? ऐसा एंगल बदल के कर सकते हो। तो इस टाइप में देख रहे हो आप कि आपका जो अप्लाइड फोर्स था, इसको हम क्या बोल रहे हैं? अप्लाइड फोर्स। तो हमने वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स निकाला है।
ये क्या निकाला है? ठीक है, यहां पर एक और चीज है, एक और फोर्स लग रहा है, बताओ कौन सा? यहां पर एक और फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल भी लग रहा है, और एक और कौन लग रहा है? दो फोर्स लग रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, तीन फोर्स लग रहे हैं। आ रही बात समझ में? तीनों फोर्स के वर्क डन आप निकाल सकते हो। चलो अभी आपको अभी अपन तीनों का निकालते हैं, ठीक है? तो देखो, अब यहां पर सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स की बात करें। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? एबला होता है। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट इधर किया तो फ्रिक्शन उधर लगता है, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स अगर इसमें निकालूंगा तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर? इधर। और अप्लाइड फोर्स कौन सा? इधर। अप्लाइड कौन सा? फ्रिक्शन वाला, जिसकी बात करोगे वो अप्लाइड बनेगा। बात किसकी कर रहे हैं? फ्रिक्शन की, ठीक है? तो एस इधर, एफ इधर, तो भैया ये एंगल कितना हो गया? 180 का। ये फ्रिक्शन, ठीक है? अच्छा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता था? F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। अब n क्या होता था? नॉर्मल रिएक्शन। अब ये तो फ्री बॉडी डायग्राम से दिख रहा है आपको, n इज इक्वल टू कितना होगा? n इज इक्वल टू 100 आ जाएगा क्या? हाँ, तो n इज इक्वल टू mg होगा ना। देखो फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो ये mg और ये कितना बनेगा ऊपर n, तो n इज इक्वल टू mg। m कितना दिया आपको? 10। g कितना दिया? 10। 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। मतलब 100 न्यूटन का तो क्या आ गया आपका? नॉर्मल रिएक्शन। और म्यू का वैल्यू ले लो, लेटेस्ट से म्यू इज इक्वल टू 0.2। म्यू कितना हो गया? 0.2। तो फ्रिक्शन के द्वारा किया गया फोर्स कितना? F इज इक्वल टू फोर्स, सॉरी वर्क डन, वर्क फ्रिक्शन के द्वारा वर्क किया गया कितना? W इज इक्वल टू फोर्स कितना है बेटा फ्रिक्शन का? म्यू की जगह रखोगे कितना? 0.2। n की जगह कितना रखोगे? 100। तो ये कटेगा यहाँ पे 10, तो कितना होगा? 10, तो 20 आ जाएगा। फोर्स क्या, वर्क डन क्या होता है? 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना करा आपने? 10 मीटर इंटू कॉस कितना? अरे भैया फोर्स के कारण निकाल रहे, फ्रिक्शन के कारण निकाल रहे। वर्क डन लिख देता हूं मैं, ड्यू टू फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन के कारण निकाला हमने, वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। अब ये cos 80 क्या करेगा? cos 80 कितना कर देगा? इसको माइनस कर देगा। मतलब इसमें आंसर क्या आ रहा है? माइनस 200 कितना जूल। हो सकता है ना? वर्क डन माइनस में भी हो सकता है। अब ये क्या वैल्यू मैंने मन से ली है कुछ तो भी, इसीलिए यहाँ पे ये 100 और माइनस 200 ये समझाने के लिए आपको लिया है। cos 180 निकाल लोगे ना, -1 आएगा। पुट तो करा बेटा, cos 180 -1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री सिखा दिया हूँ मैं पहले ही, आप निकाल के देख लेना। आप -1 बैठेगा और माइनस यहाँ पे। ये क्वेश्चन मैंने मन गणत लिया है। कैसा लिया है? इसीलिए कुछ तो भी आंसर यहाँ पे आ रहे हैं। परंतु वर्क डन जरूरी नहीं है कि इधर का वर्क और इधर का वर्क बराबर हो, ये भी चीज तय है। जैसे आपने सोचा कि इधर का वर्क और इधर का वर्क क्या आएगा? बराबर आएगा, तो ये वैल्यू गलत ली थी आपने, सोचा इसलिए गलत आया। मतलब मास मैंने 10 ले लिया ना, कुछ भी अकॉर्डिंगली मैंने सेट कर लिया। पर अगर मैं प्रॉपर कुछ लेता तो कुछ और आंसर आता। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझे कि इधर 100 है तो उधर भी कितना आएगा? 100 जूल ऐसा आंसर नहीं आएगा। पर खैर यहाँ पर जो वर्क डन हुआ, ये वर्क डन फ्रिक्शन के कारण कैसा हुआ? नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन कैसा फोर्स लगा रहा है? जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है उसके हमेशा अपोजिट में, इसीलिए एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। तो मतलब ये 90 से बड़ा है। ठीक है, इसीलिए ये कौन सा फोर्स की कैटेगरी में आएगा? नेगेटिव पे। अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, कितना लग रहा है? mg। नीचे लग रहा है कितना? mg, मतलब वही 100 न्यूटन
और इधर बॉडी डिस्प्लेस हुई कितने से हुई 10 से, परंतु थीटा कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0। तो ग्रेविटेशनल के द्वारा किया गया वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं ग्रेविटी लिख लेता हूँ, ये कितना है इज इक्वल टू कितना 100 इंटू 10 इंटू कॉस 90। कॉस 90 कितना हो गया 0, बाकी सबको देखने की जरूरत है नहीं। तो वर्क डन कितना निकल गया बेटा ग्रेविटी के कारण 0 न्यूटन। वर्क डन ऑफ कूली नहीं था, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन व्हेन कूली इज पुलिंग अ मास। 9th में इसकी भी धारणा गलत थी। कूली तो क्या है ऐसे लेके चल रहा है, पर प्रश्न था कि ग्रेविटेशनल ने कितना वर्क डन किया था। क्या बात समझ में आ रही है? कूली तो वर्क कर रहा है, कूली तो पैदल चल रहा है, तो वो तो आगे बढ़ ही रहा है ना, फोर्स लगा रहा है। समझो बात को। हम यहाँ पर 3 चीजें बात कर चुके हैं, फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट का नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया 0, एंगल कितना था 90, ग्रेविटेशनल नीचे लग रहा है और बॉडी कैसी चल रही ऐसी चल रही। बट कूली ने वर्क कितना किया, तो कूली कितना फोर्स लगा रहा है उस पर, और वो कुछ फोर्स से चल रहा होगा, ठीक है। कूली लगेज को लेके जाता है, आ रही बात समझ में? अच्छा ठीक इसी तरीके से नॉर्मल रिएक्शन का आंसर क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन का आंसर भी क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन भी कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री, इसलिए उसका आंसर भी 0। तो कुछ फोर्स 0 होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं और कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा कल